चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट, सेक्शन 49। ठीक है, सेक्शन 49 में लोग जानेंगे टैक्स का पेमेंट कैसे करना है, इंटरेस्ट क्या लगेगा अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो पेनल्टी क्या लगेगा, और अदर अमाउंट जो होगा आगे देखा जाएगा। सबसे पहले आता है आपका, जब पेमेंट ऑफ टैक्स में आते हो तो आपका जो स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट वो होता है एनालिसिस पार्ट से। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपली एनालिसिस पार्ट, काफी बड़ा सेक्शन है। हाँ, एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो आप समझिए, थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है आपका, जो भी आप इनवर्ट सप्लाई होता है आपका इनवर्ट सप्लाई, जिसके लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करता है। ठीक है, वो इनवर्ट सप्लाई के लिए जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन पे करता है, वो जो अमाउंट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखता है। समझ गए? और जो भी आप कैश जमा करते हो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखता है। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज आप टैक्स पेमेंट के लिए भी कर सकते हो, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी कर सकते हो, लेट फी के लिए भी कर सकते हो, और पेनल्टी के लिए भी कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए ही कर सकते हो। समझ गए? जो भी बैलेंस अवेलेबल होगा क्रेडिट लेजर में, उसका यूज सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या अमाउंट जमा होगा। तो जनरली तो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो भी टैक्स लायबिलिटी एक्सेस बनता है या जो भी लेट फी एक्सेस बनता है आफ्टर अवेलिंग द आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, अमाउंट जो देना है कैश में, या फिर लेट फी हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, या फिर जो लायबिलिटी एक्सेस है आईटीसी से कवर नहीं हुआ, वो उतना ही अमाउंट कैश लेजर में लोग जमा करते हैं। लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा अमाउंट भी जमा करके रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन अ समरी ऑफ डिपॉजिट पेमेंट मेड बाय टैक्स पेयर। समझिएगा क्या बोला, लेजर। तो लेजर क्या होता है, पढ़े होंगे लेजर तो यार, जब से 11th में गए होंगे, अगर कॉमर्स लिया होगा तब से पढ़ रहे होंगे, या जब से फाउंडेशन में आए हैं तब से पढ़ रहे होंगे। लेजर में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो सिर्फ जो अमाउंट आया वो रिकॉर्ड होगा, कि जो अमाउंट गया वो भी रिकॉर्ड होगा। तो जो आया वो भी रिकॉर्ड होता है, जो जाता है वो भी रिकॉर्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बेसिकली कुछ नहीं है, वो आपका एक तरह से कैश अकाउंट है जीएसटी पोर्टल पे। समझ गए? कैश अकाउंट ऑन जीएसटी पोर्टल। समझ गए? अब ये जो कैश अकाउंट है ऑन जीएसटी पोर्टल एज इट इज, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक अकाउंट में आप क्या देखते हो, बैंक अकाउंट आपका बैलेंस क्रेडिट में रखता है। बैंक अकाउंट अपने लेजर में आपका बैलेंस क्या दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस। और जब पैसा निकालते हो तो डेबिट करता है। पर आप अपने बुक में क्या करते हो, डेबिट बैलेंस। जब आप पैसा जमा करते हो और जब निकालते हो तो क्रेडिट करते हो। समझ गए? तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है एक तरह से आपका बैंक अकाउंट है जीएसटी पोर्टल पे। समझ में आया? मतलब एक आपका बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पे है। तो वो आपका जब बैलेंस ज़्यादा रहेगा तो वो उसको रखेगा क्रेडिट के रूप में, तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट बैलेंस। समझ गए? और जब आप सब पेमेंट करोगे तो वो हो जाएगा डेबिट। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, जब पहला बार यूज करें लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो एज इट इज ये बैंक अकाउंट है जीएसटी के पास मेरा। समझ गए? जीएसटी के पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास मेरा एक बैंक अकाउंट है, उसमें अगर मैं पैसे डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब पैसे निकालूंगा तो क्या होगा, मैं पेमेंट करूंगा उसके थ्रू तो क्या होगा, तो वो अकाउंट डेबिट होगा। जब आप लेजर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को, तो वहाँ पे क्रेडिट डेबिट सब दिखता है आपको एज इट इज, जैसे बैंक अकाउंट में होता है वैसे वहाँ भी दिखता है क्रेडिट। मैंने आपने मान लीजिए आज का डेट है 26 तारीख, तो 26 तारीख को आपने जमा किया 10,000 रुपये, 27 तारीख को आपने 5,000 निकाला,
यूज़ किया, यूटिलाइज किया टैक्स पेमेंट के लिए, उसके बाद फिर आपने 10,000 जमा किए या 5,000 जमा किए तो क्रेडिट होगा। तो जब भी आप जमा करोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट हो जाएगा। जब उससे पैसा पेमेंट के लिए यूज़ करोगे तो वो हो जाएगा वहाँ पे डेबिट, समझ गए। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो कि क्रेडिट और डेबिट क्यों दिखा रहा है, उल्टा क्यों दिखा रहा है। जब मैंने, ठीक है, तो वो इसलिए लिखा है, जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि मेरे लिए लायबिलिटी है, मैंने किसी का पैसा रख रखा है, समझ में आया। बैंक क्या कहता है कि मेरे लिए लायबिलिटी है, इसलिए तुम बैंक के बुक में क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिटर रहते, एक तरह से क्रेडिट रहते हो, समझ में आया। बैंक के लिए क्या होता है, तुम्हारा पैसा लायबिलिटी होता है, तो क्या रखेगा वो, क्रेडिट, समझ में आया। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, क्योंकि आप जब भी आप पैसा जमा करोगे तो वो जीएसटी के लिए एक लायबिलिटी है कि एक कस्टमर ने, मैंने एक रजिस्टर्ड पर्सन ने मेरे पास पैसा जमा किया है, हाँ जब तुम उसका इस्तेमाल करोगे उसका पेमेंट करने के लिए तो वो हो जाएगा फिर डिपार्टमेंट का पैसा, काम खत्म, तुम्हारे अकाउंट से कट करके सरकार के अकाउंट में चला जाएगा, समझ में आ गया। तो जनरली जब भी आप पैसा डालोगे तो क्या होगा, पोर्टल पे क्रेडिट होगा, समझ गए। जब भी पैसा जमा करोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा समझ में आ गया, क्योंकि सरकार के लिए वो पैसा अभी जब तक यूटिलाइज नहीं हुआ है एक लायबिलिटी है, तुम उस पैसे को निकाल सकते हो। रिफंड के लिए फॉर्म भरना पड़ता है उस केस में, अगर एक्सेस कैश पड़ा हुआ है कैश लेजर में तो रिफंड का फॉर्म भराता है, तो उस केस में रिफंड कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज मेंटेन ऑन जीएसटी पोर्टल। The electronic cash ledger has to be maintained in prescribed form on the common portal by person liable to pay tax. Any deposit made toward payment of tax, interest, penalty, late fee or any other amount will be credited. लिखा ना, क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, as it is एक बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में कैसे पैसा जमा करते हो तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। वैसे ही जीएसटी में जब पैसा जमा करोगे तो हो जाएगा क्रेडिट, और जैसे ही यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, समझ में आ गया। Any debit electronic cash ledger represent payment therefrom toward tax, interest, penalty, late fee or any other amount, ठीक है। अब डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, तो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, ऑब्वियस सा बात है। यूपीआई से कर सकते हो, यूपीआई हर स्टेट में अभी नहीं हुआ है, ठीक है। यूपी में यूपीआई एप्लीकेबल है, वहाँ से कर सकते हो, दिल्ली में शायद हुआ है, बिहार में भी नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं यूपीआई से भी पेमेंट होता है। आईएमपीएस कर सकते हो। आईएमपीएस में क्या होता है कि आपको पेई ऐड नहीं करना है, बिना पेई ऐड के पेमेंट जमा हो जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो। एनईएफटी आरटीजीएस के लिए आपको पेई पहले ऐड करना पड़ता है अपने में, ठीक है, तो वही डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओवर द काउंटर का भी ऑप्शन दिया गया, पर ओवर द काउंटर के लिए मैंने कि बैंक में जाके चलान बन गया, चलान लेके बैंक में जाओगे और फिर जमा करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया लेकिन मैक्सिमम 10,000, ठीक है। वो ध्यान देना, पर चलान मैंने एक चलान में मैक्सिमम 10,000 रुपये का हो सकता है, और एक टैक्स पीरियड के लिए मैक्सिमम 10,000, मतलब कि अगर जनवरी का रिटर्न है तो जनवरी में मैक्सिमम जो ओवर द काउंटर जमा कर सकते हो 10,000 रुपया। ये नहीं कि 10,000 का 2 चलान लेके चलेगा जमा करने के लिए तो हो जाएगा, तो ये होगा 20,000 रुपया उस टैक्स पीरियड के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, पर चलान पर टैक्स पीरियड ओवर द काउंटर सिर्फ 10,000 रुपये ही जमा कर सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिपॉजिट अप टू 10,000 एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मैंने जो 10 का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर authorized to recover outstanding due from any person whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of property, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर एन अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक, दिस एंड दैट। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कलेक्ट किया है तुमसे, रिकवरी किया है या डिमांड के प्रति तुमसे कलेक्ट किया गया है अमाउंट, तो वो तो जमा करना, सरकार खुद चाहे तो अपना जमा कर ले कैश में 10,000 से एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे उसी का डायग्राम बना दिया है कि ये जो 10,000 ओवर द काउंटर 10,000 का है वो किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। प्रॉपर ऑफिसर अगर ऑथराइज है रिकवर करने के लिए आउटस्टैंडिंग ड्यू या कलेक्ट किया है एनी अमाउंट, समझ गए। अब पेमेंट ऑफ चलान, चलान जैसे कैसे पे होगा, सबसे पहले चलान क्रिएट होगा। चलान क्रिएट होगा तो क्या नंबर देगा, मैंने आइडेंटिफाई करना है ना, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया ऑनलाइन, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, सीपिन। सीपिन स्टैंड फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज, तो
सबसे पहले चालान जनरेट करना है, ठीक है। जनरेट करते ही क्या मिलेगा मुझे, मैं कैसे पता करूँ कि चालान जनरेट हो गया, तो कुछ तो उसका यूनिक नंबर होना चाहिए ना, तो उसे कहा जाता है सीपिन। जब भी चालान जनरेट होगा तो आपको देगा कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब पोर्टल पर एक चालान जनरेट हुआ तो चालान को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीपिन दिया जाता है कि एक पोर्टल, जैसे कि आपने पोर्टल कैसे समझेगा, बाय द वे जीएसटी का पोर्टल है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जीएसटी पोर्टल है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर पे खुला हुआ है। अब ये पोर्टल के पास आपके जैसे बहुत सारे चालान हैं, सॉरी लग रहा है माइक दूर था, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं, माइक शायद दूर रख दिया था मैंने। हाँ समझिए, जैसे कि सबसे पहले चालान जनरेट होगा, तो चालान जनरेट होने ही आपको मिलेगा क्या, सीपिन। तो आप बोलिएगा सीपिन क्यों चाहिए, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों चाहिए। तो कॉमन पोर्टल का मतलब है क्या, जीएसटी का पोर्टल। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे दिया गया संख्या, ठीक है। तो आप समझिए जीएसटी का पोर्टल है। अभी इस जीएसटी के पोर्टल पे आप भी चालान जनरेट कर रहे हैं और भी लोग चालान जनरेट करता होगा, ठीक है। तो पोर्टल कैसे सेपरेट करेगा एक दूसरे को कि ये आपका चालान है, ये आपका चालान है, और ये मिस्टर ए का है, ये मिस्टर बी का है। पोर्टल के सॉफ्टवेयर पे, पोर्टल का सिस्टम में एक टाइम में हो सकता है कि लाखों चालान जनरेट हो रहा हो, तो पोर्टल हर चालान को समझने के लिए कि हाँ ये चालान मिस्टर एक्स का है, ये चालान मिस्टर बी का है, ये चालान मिस्टर सी का है, ये चालान मिस्टर डी का है, इसके लिए पोर्टल हर किसी को एक सीपिन अलॉट करता है, ठीक है। सीपिन अलॉट कर दिया, अब पोर्टल को पता है, क्या पता है कि ये जो सीपिन है ये मिस्टर एक्स का है, ठीक है। अब पोर्टल मिस्टर एक्स को कहता है कि मैं तुम्हें 15 डेज का समय देता हूं, किसके लिए, पेमेंट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। अगर तुमने 15 डेज में पेमेंट नहीं किया तो ये सीपिन फिर इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सीपिन क्या है, 14 डिजिट यूनिक नंबर है चालान को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, चालान को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन आइडेंटिफाई करेगा, दोनों लोग। जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी का मैकेनिज्म जो बैकएंड है वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये सीपिन नंबर इनको दिया गया था, और दूसरा कौन, आप मिस्टर एक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ मिस्टर एक्स का चालान कौन सा है, तो उसका सीपिन नंबर ये है। समझ गए। तो सीपिन का इस्तेमाल किस लिए होता है, जब भी चालान जनरेट होगा तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये चालान मिस्टर एक्स का है, पोर्टल को भी और मिस्टर एक्स को भी, तो उसके लिए दिया जाता है सीपिन। समझ गया। जैसे ही सीपिन जनरेट हो गया, अब देखिए चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर, समझिएगा। जैसे ही सीपिन जनरेट हो गया, अब क्या करना है, पेमेंट। जैसे ही आप पेमेंट कर दीजिएगा तो अब वो क्या है, पेमेंट रिसीव हो गया। पोर्टल को पता चल गया कि इस सीपिन के बिहाफ पे, इस सीपिन के बिहाफ पे, इस सीपिन के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव हो गया है। तो अब फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अब ये सीपिन नहीं रहा, कुछ और बन चुका है, क्या बन चुका है, सिन। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको देता है, उस डॉक्यूमेंट को। समझ में आया। तो चालान को फिर वो सिन नंबर देता है, क्यों, ये पता करने के लिए पोर्टल कि अब इस सीपिन का पेमेंट हो गया है, तो अब इसको दूसरा नंबर दो, ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ इस चालान का पेमेंट हुआ, इसका नहीं हुआ, अभी एक्सपायर हो गया है। समझ में आया। तो देता है सिन, इज जनरेटेड बाय द बैंक वंस पेमेंट इन लिeu ऑफ क्रेडिटेड चालान इज सक्सेसफुल। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो बैंक सिन अलॉट करता है, और उस सिन को जो आपका पोर्टल है वो वहां पे अपडेट कर देता है कि इस सीपिन के लिए, इस सीपिन के लिए ये सिन नंबर है। समझ गए। अब सिन नंबर क्या होता है, तो सिन नंबर होता है 18 डिजिट का, और वो होता है 14 डिजिट का सीपिन प्लस 4 डिजिट बैंक कोड। समझ में आ गया। जो बैंक कोड दिया उसको जोड़ देता है सीपिन के साथ, तो बन जाता है सिन। समझ में आ गया। तो सीपिन प्लस 4 डिजिट मतलब 18 डिजिट का हो गया आपका सिन नंबर। सिन इज जनरेटेड बाय द ऑथोराइज्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड by such authorized bank or RBI and credited in the relevant government account held with them. It is an indication that the payment has been realized
and credited to the appropriate government account. Same is communicated by the authorized bank to taxpayer as well as to GSTN. समझ गए? अब आता है BRN, बैंक रेफरेंस नंबर। ये क्या होता है? तो आपने किस बैंक से पेमेंट किया ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, किस बैंक से पेमेंट किया कैसे पता चलेगा? बैंक का रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो बैंक रेफरेंस नंबर इज ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट द चालान। तो BRN भी बैंक ही देता है ताकि ये पता चले कि हाँ मेरे बैंक से हुआ था। ठीक है, मेरे बैंक से हुआ था। किस बैंक से हुआ था? मेरे बैंक से हुआ था। समझ में आ गया? तो बैंक रेफरेंस नंबर बैंक देता है आपको ये बताने के लिए कि ये बेसिकली है क्या, एक तरह से ट्रांजैक्शन नंबर। आप देखते होंगे जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते होंगे तो एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है आपको, वही आपका बैंक रेफरेंस नंबर है। मतलब बाद में कभी दिक्कत होता है तो आप इस रेफरेंस नंबर को कोट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं पेमेंट के भी, आप पेमेंट के रिलेटेड। समझ गया? अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, EFPB। ठीक है, EFPB stands for Electronic Focal Point Branch. These are branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST. वो branches हैं जो authorized हैं GST collect करने के लिए। Each authorized bank will nominate only one branch. सिर्फ एक ही branch को electronic focal point बना सकता है for pan India transaction. समझ गए? मैंने SBI चाहे तो सिर्फ एक ही ब्रांच को बना सकता है। ठीक है, तो SBI का हो सकता है कहीं का ब्रांच, दिल्ली का ब्रांच हो सकता है, दिल्ली में भी बहुत सारे ब्रांच है, तो दिल्ली को सर्टेन लोकेशन के ब्रांच को EFPB बना दे। तो जब भी मैं अपने नेट बैंकिंग में SBI सेलेक्ट करूंगा तो वो जो मेरे अकाउंट से पैसा कट के उस ब्रांच में चला जाएगा और वो ब्रांच फिर अपडेट करेगा किसको? GST पोर्टल को कि हाँ पेमेंट आ गया है। समझ गए? द EFPB विल हैव टू ओपन अकाउंट अंडर ईच मेजर हेड for all government. Any amount received by such EFPB toward GST will be credited to the appropriate account held by such EFPB. For NEFT, RTGS, IMPS transaction, RBI will act as EFPB. पर NEFT, RTGS और IMPS ट्रांजेक्शन के लिए RBI ही एक्ट करेगा EFPB के तौर पे। समझ गए? मतलब अगर मैंने पेमेंट NEFT के थ्रू किया या RTGS के थ्रू किया तो उस केस में EFPB कौन होगा? RBI। उस केस में ब्रांच के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, RBI के अकाउंट में जाएगा। RBI फिर बताया कि हाँ मेजर हेड में इतना पैसा रिसीव हो गया मिस्टर एक्स से। समझ में आ गया? आर मैनुअल चैनल एप्लीकेबल एज अलाउड अंडर द ईस्टर वाइल इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम, मतलब पुराना वाला टैक्स रिजाइम। ठीक है, पहले वाला टैक्स रिजाइम जो था इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। ठीक है, तो मैनुअल और फिजिकल चलान आर नॉट अलाउड, नहीं अलाउ है GST रिजाइम में। ठीक है, आपको चलान जनरेट जो है ऑनलाइन ही होगा। ओवर द काउंटर वाले केस में भी चलान जनरेट ऑनलाइन होगा, उसको लेके जाओ जमा करो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, ऐसे ओवर द काउंटर कोई यूज नहीं करता, तो उतना सोचना नहीं उसके बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चलान आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस टैक्सेस एंड पेमेंट टू बी पेड अंडर GST रिजाइम? तो सिंगल चलान है, GST के अंदर सिंगल चलान है। उसी चलान से आप टैक्स पे करते हो, उसी चलान से आप फी पे करते हो, उसी चलान से आप पेनल्टी पे करते हो, उसी चलान से आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो चलान जब खुलेगा ना तो वहाँ पे CGST SGST ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब इधर लिखा रहेगा टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। तो जो भी अमाउंट पे करना है वो उस बॉक्स में भर दोगे तो फिर चलान जनरेट हो जाएगा। अब किसी कारण से तुमने चलान जनरेट किया और पैसा जमा किया, ठीक है, लेकिन गलत जगह जमा कर दिया, मैंने कि जमा SGST में करना था CGST में कर दिया, या जमा टैक्स के अंदर करना था जमा लेट फी में कर दिया। होता है ना, ऐसा गलती हो जाता है। ठीक है, तो वैसे गलती में क्या करोगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वैसा गलती जब हो जाता है कि जमा करना था इंटरेस्ट के अंदर जमा कर दिया टैक्स के अंदर, ठीक है, जमा करना था लेट फी के अंदर जमा कर दिया इंटरेस्ट के अंदर, तो उस केस में क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे। अभी आते हैं अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू चलान पे। ठीक है, एनी पर्सन और पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन जनरेट अ चलान इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म PMT 06। तो चलान के फॉर्म का नाम क्या है? PMT 06 on the common portal and enter detail of the amount to be deposited by him toward tax, interest, penalty, fee or any other amount। अब आते हैं नीचे, ई चलान का वैलिडिटी क्या है? 15 days। द कमीशन फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू ई चलान हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। जो भी कमीशन लग रहा है, कमीशन कौन चार्ज करेगा? तुम्हारा बैंक हो सकता है चार्ज करे पेमेंट के लिए, तो वो चार्जेस तुमको बेयर करने हैं।
The mandate form obtained after making NEFT, RTGS, IMPS payment has to be submitted in the bank. The validity of the mandate form is 15 days. ठीक है. On successful credit of amount in the concerned central state government account maintained in the authorized bank, a challan identification number will be generated by the collecting bank, which will be indicated in the challan. On receipt of the SIN from the collecting bank, the said amount is credited into the electronic cash ledger of the person on whose behalf deposit is made, and the account will be generated receipt to this effect. ठीक है. तो इस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. वही कॉमन जो प्रैक्टिकल जो लाइफ में हो रहा है वही बता रहा है आपको. अगर सिन नहीं जनरेट हुआ तो क्या करोगे? इफ सिन इज नॉट जनरेटेड इवन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट and submission of mandate form, or when after generation it has not been reflected in the common portal, the person making the deposit or the person on whose behalf deposit has been made, उस केस में आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फॉर्म का नंबर बताया गया है. वो फॉर्म क्या है? फॉर्म GST PMT 07 में जाकर के आपको भरना पड़ेगा कि भाई साहब माई बाप मैंने पेमेंट कर दिया, तुम लोगों ने क्यों अपडेट नहीं किया, मुझे सीन नहीं दिया, अब मैं क्या करूं. ठीक है. तो वहां से फिर आपका निवारण हो जाएगा. समझ गए? वेयर द बैंक फेल टू कम्युनिकेट डिटेल ऑफ सिन. अब एक कारण है बैंक फेल हो गया कम्युनिकेट करने से. ठीक है. सिन जनरेट हुआ पर बैंक कम्युनिकेट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ e-scroll ऑफ RBI in cases where detail of the said e-scroll are in conformity with the detail in challan generated in form GST PMT 06. उस केस में e-scroll के बेसिस पे आपका अपडेट कर दिया जाएगा पोर्टल पे बैलेंस, तो आप उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है. तो ये सब जो पॉइंट भी पढ़ रहे हो ये एग्जाम में बेसिकली आपसे नहीं पूछता. ठीक है. बट क्योंकि पढ़ना है, किताब में दिया है, तो हम लोग रीड मार लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में काम देगा. हो सकता है यहाँ पर एक MCQ आपका बना सकता था. कहाँ गया? हाँ, कि इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच कौन होगा NEFT, RTGS, IMPS के केस में. ठीक है. देखो ICAI अगर फेल करना चाह लेना तो MCQ कहीं से पूछ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है. Date of credit into the treasury of a state government, central government is deemed to be date of debit in electronic cash ledger and not the actual date of deposit of amount in electronic cash ledger of taxable person. अब समझना, कब माना जाएगा कि सरकार को टैक्स जमा हुआ? कब माना जाएगा? जब तुमने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाला? नहीं, तब नहीं माना जाएगा. जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा कट करके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तब माना जाएगा. इनटू द ट्रेजरी, उसके ट्रेजरी में क्रेडिट होगा. समझे? मतलब कहने का, जब तक तुम्हारे ECLR में पैसा दिखता रहेगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये माना जाएगा कि तुम्हारे ही पास है. हाँ, तुम्हारा बैंक अकाउंट GST के पास है, एक तरह से GST पोर्टल में एक बैंक अकाउंट है मेरा, वहाँ पैसा रखा हुआ है, तो तुम ये नहीं कह सकते पैसा मैंने जमा कर दिया था. पैसा जमा कब माना जाएगा? जब तुम इस पैसे का यूटिलाइजेशन कर लोगे, मतलब यहाँ से जब डेबिट हो जाएगा और कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? ट्रेजरी में. किसके ट्रेजरी में? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट में. तब माना जाएगा कि तुमने टैक्स का पेमेंट किया है. तो वही कह रहा है कि डेट ऑफ डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. समझ गए? डेट ऑफ डेबिट माना जाएगा. समझ गए? पेमेंट का डेट क्या माना जाएगा? डेट ऑफ डेबिट इन ECLR, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. डेट ऑफ डेबिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर माना जाएगा तुम्हारा पेमेंट का डेट. ये बताना चाह रहा है इन शॉर्ट. एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 TDS काटा गया तुम्हारा. अब TDS GST के अंदर भी है, इनकम टैक्स से, इसको कोरिलेट मत करना. अगर TCS काटा गया तुम्हारा सेक्शन 52 में, GST के अंडर है. ठीक है. इनकम टैक्स वाला TCS नहीं है, ये अलग है, आगे पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. and claimed by registered taxable person from whom the said amount was deducted or collected shall be credited to electronic cash ledger. समझो, अगर तुम्हारा किसी ने TDS काट लिया, ठीक है, पेमेंट के टाइम TDS कौन काटता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खाली काट सकता है. सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही TDS काटेगा, आगे पढ़ोगे. और TCS बस ई-कॉमर्स ऑपरेटर काटता है. ठीक है. आगे आएगा चैप्टर तो समझोगे इसके बारे में. अगर काटा और वो लोग अपना रिटर्न भरा GST पे, TDS रिटर्न, TCS रिटर्न, GST का TDS रिटर्न, GST का TCS रिटर्न अगर भरता है, तो उस केस में वो पैसा जब तुम अवेल करोगे, जैसे इनकम टैक्स में जाके अवेल करते हो,
ठीक है। इनकम टैक्स में जाके रिटर्न भरने टाइम टीडीएस क्लेम करते हो ना, और यहाँ भी क्लेम करोगे। जैसे यहाँ क्लेम करोगे तो वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? In case any discrepancies is noticed in electronic cash ledger, a registered person shall communicate the same to the officer exercising jurisdiction। अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो जाके अपने जो प्रॉपर ऑफिसर है तुम्हारा जो भी एरिया जहाँ भी तुम्हारा पड़ा, जुरिडिक्शन जहाँ भी पड़ा है वहाँ पर जाओ, उससे जाके बात करो और अपना सही करवाओ। An unregistered person has to make payment through electronic cash ledger on the basis of temporary identification number generated through common portal। ठीक है। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कब पेमेंट करने का जरूरत पड़ सकता है, याद होगा तो ध्यान दो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को पहले पेमेंट करना है, तो वो कैसे पे करेगा? समझ गए? तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टिन नंबर। तो उसको टिन अलॉट होता है, टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन के टाइम उसका इस्तेमाल करके वो पेमेंट करेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ गए? द नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक, या फिर कोई और दूसरा केस भी है, मतलब हो सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उस पर डिपार्टमेंट नंबर नहीं, तुमको अब जमा करना है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सर्टेन चीज़ें ऐसी हुई कि उसे जीएसटी जमा करना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे ही जमा करेगा? तो उस केस में उसको टिन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर वो टिन से लॉगिन करके अपना जमा करेगा। अब जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश, उसका यूज कैसे होगा? ठीक है, The amount reflected in electronic cash ledger may be used for making any payment toward tax, अब इससे बात है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या कोई भी अमाउंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन द ई लेजर इंफॉर्मेशन इज केप्ट माइनर हेड वाइज फॉर ईच मेजर हेड। अब समझो मेजर हेड क्या है? मेजर हेड है तुम्हारा, मेजर हेड क्या है समझ लो। मेजर हेड किसे कहते हैं? मेजर हेड है तुम्हारा CGST, SGST, IGST, ठीक है, और GST का सेस, ये तुम्हारा मेजर हेड है। समझ गए? माइनर हेड क्या है? तो माइनर हेड तुम्हारा है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एंड एनी अदर अमाउंट जो भी हो। ठीक है, ये है तुम्हारा माइनर हेड, ये है तुम्हारा मेजर हेड। समझ गए? तो वही बोल रहा है, इन द ई लेजर, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर होगा, जो दिखेगा ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे, इंफॉर्मेशन इज केप्ट माइनर हेड वाइज फॉर ईच मेजर हेड, मैंने हर मेजर हेड के लिए माइनर हेड वाइज डाटा रखा रहता है। ठीक है, द लेजर इज डिस्प्लेड मेजर हेड वाइज, देखो IGST, CGST, SGST, UTGST एंड सेस, ये हुआ तुम्हारा मेजर हेड। हम ईच मेजर हेड डिवाइडेड इनटू 5 माइनर हेड, और उसका 5 माइनर हेड है, हर किसी का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड other amount। समझ गए? A registered person can make cash deposit in the recognized bank through the prescribed mode to electronic cash ledger using any online or offline mode permitted by GST portal। The cash deposit can be used for making payment like tax liability, interest, penalty, fee। अगर मैं सब चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कैश लेजर का पैसा, लेकिन क्रेडिट लेजर का पैसा सिर्फ और सिर्फ टैक्स में यूज होगा, आगे आएगा। तो देखो, ये मेजर हेड है, ये माइनर हेड है। अब देखते हैं ये ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, ये वही चीज है। गलती हो गया मुझसे, गलती क्या हो गया? जमा मुझे करना था IGST के टैक्स में, मैंने जमा कर दिया किसमें? CGST के पेनल्टी में, एग्जांपल के तौर पे, या CGST के टैक्स में जमा कर दिया। ठीक है, जमा करना था IGST के टैक्स में, जमा कर दिया CGST के टैक्स में। तो क्या करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा अगर कोई केस हो जाता है तुम्हारे साथ किसी क्लाइंट के साथ, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक तरीका बताया गया है, एक प्रॉपर फंक्शनिंग दिया गया है GST पोर्टल पे। ठीक है, उस फॉर्म का नाम भी समझेंगे और वो फॉर्म भराएगा कैसे वो भी शायद बताया होगा किताब के अंदर थ्रू डायग्राम, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, registered person to transfer an amount from one major or minor head to another major or minor head electronic cash ledger, or transfer any amount available in electronic cash ledger to the electronic cash ledger for IGST, CGST of distinct person, provided there is no unpaid liability in electronic liability register। ठीक है, समझ में नहीं आया तो को मतलब भी नहीं समझने का। ठीक है, समझो क्या बोला? बोला कि अगर तुमसे गलती से किसी और में जमा हो गया तो तुम उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, अगर तुम अपने ये चीज, ये ट्रांसफर एनी अमाउंट, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश में कुछ पैसा है, ठीक है,
और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST CGST ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? सेम पैन वाला आदमी जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा, हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ पैसा है तुम ट्रांसफर कर सकते हो डिस्टिंक्ट पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, लेकिन सिर्फ IGST और CGST को कर सकते हो। कैसे? शर्त यह है कि कोई अनपेड लायबिलिटी नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर कुछ नहीं है, जो भी तुम्हारा लायबिलिटी है टैक्स का उसका डाटा मेंटेन करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। समझ में आया? तो ये भी चीज कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्म कौन सा है? तो बोला गया the amount available in the electronic cash ledger can be utilized for payment of any liability for major and minor head. For instance, the registered person has made a deposit of tax erroneously by virtue of human error under a particular head instead of a specific head. The same can be transferred to the respective intended head वाइड फॉर्म GST PMT 09। तो वो कौन सा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके तुम एक माइनर हेड के पैसे को दूसरे माइनर हेड में कर सकते हो, ठीक है, सेम मेजर हेड में, या एक मेजर हेड के पैसे को दूसरे मेजर हेड में कर सकते हो डिफरेंट माइनर हेड में, ठीक है, सब अलग हुआ है। मतलब अगर मेरे IGST के टैक्स में पैसा है तो मैं उसे चाहूँ तो CGST के पेनल्टी में ट्रांसफर कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर केस में। क्यों? क्योंकि ये कैश मेरा हार्ड कैश इज कैश मूव हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ गए? फर्दर रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स of a distinct person as specified subsection 4 or as the case may be subsection 5 और 25 in form GST PMT 09। distinct person को भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ CGST IGST के लिए, SGST वाला नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले SGST का पैसा को CGST में डाल देंगे और फिर ट्रांसफर कर देंगे। हो गया काम खत्म। मतलब इसने कहा बस CGST IGST के लिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अपने ऊपर है। SGST का पैसा कैसे बोल दे कि इसका उसमें ट्रांसफर कर दो, नहीं समझे? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएंगे, पहले अगर SGST में पड़ा हुआ CGST में डाल देंगे और फिर CGST से उठा के अपने दूसरे आदमी को भेज देंगे। समझ गए? अब लेकिन ऐसा सोचना गलत हो सकता था, क्या सही? देखते आगे बढ़ते हैं। However, no such transfer shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability। लेकिन अगर कोई unpaid liability है तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम। कैसा कुछ नहीं कर सकते तुम? ये वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाला काम कर सकते हो। क्या GST के टैक्स में पैसा है तो CGST के पेनल्टी में डाल सकते हो, लेकिन ये वाला काम डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करने वाला काम नहीं करोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर्म का यूज किस लिए हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ एनोनिमस डिपॉजिट अंडर एनी माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ अ सेम और अदर मेजर हेड। समझ गए? या तो सेम में या तो दूसरे मेजर हेड में डाल सकते हो। ट्रांसफर ऑफ एनी ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी लाइंग अनयूटिलाइज्ड अंडर एनी ऑफ द माइनर हेड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर कोई पहले से पड़ा हुआ है, एक तुमने डिपॉजिट किया, अभी डिपॉजिट किया गलती से कर दिया किसी और हेड में, तो कर सकते हो, या पहले से पड़ा हुआ है तो भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई अमाउंट पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दूसरे किसके डिस्टिंक्ट पर्सन के में ट्रांसफर कर सकते हो। इंस्टेंस के तौर पे मतलब फॉर एग्जांपल a registered person has deposited a sum of 1000 under the head of interest column CGST and rupees 1000 under the head column SGST, ठीक है, जब उसको जमा करना था फी में लेट फी में जमा करना था, तो such amount can be transferred using the form GST PMT 09 and for transfer to the head fee. The said transfer is required using the above form because when the registered person has to make the remittance of tax, interest, penalty, fee, other amount at a stage of offset liability, just return form or tax payment to electronic cash लेजर, adequate amount should be available to the respective head of account। क्यों करेगा ऐसा? वो बताया गया।
क्योंकि अगर उस हेड में नहीं होगा, लेट फी के हेड में नहीं होगा तो लेट फी सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए उस पैसे को इंटरेस्ट से निकाल के लेट फी में डालेगा और उसके बाद यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 53 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन अकॉर्डिंग सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट अलॉन्ग ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड इलेक्ट्रॉनिक कैश ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. A registered person has to claim tax deducted at source under section 51 or tax deducted at source under section 52 to appear in electronic cash ledger. obviously तो ऊपर पढ़ चुके हम लोग. There is no automatic updation of this deduction collection currently on the common portal. Similarly, to claim TDS credit under Income Tax Act 31 at the time of filing income tax return, the registered person has to claim for a TDS TCS in his particular return to get electronic cash ledger. समझो, इनकम टैक्स में जो होता था वो बात छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, समझ गया। यहाँ पर क्लेम करने के लिए रिटर्न भरना पड़ता है, मंथली रिटर्न होता है उसका भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करोगे तो क्लेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अदर पिक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कुछ और एस्पेक्ट बताया गया है। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट थ्रू ईसी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन द बेसिस ऑफ 3 नंबर, वही सेम लाइन लिख दिया है। Where the person has claimed refund of an amount from electronic cash ledger, amount of refund claimed will be debited from electronic. obvious बात है, रिफंड क्लेम अगर कर लेते हैं, बैलेंस बचा हुआ है तो समझे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के साथ बहुत चीज हो सकता है। पहला, इसका इस्तेमाल तो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, अदर अमाउंट सब ले हो सकता है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा तुम इससे रिफंड क्लेम कर सकते हो, अगर पैसा पड़ा हुआ है तो रिफंड भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस केस में डेबिट होगा, उससे बात है, पैसा निकलेगा वहां से तो डेबिट ही होगा। उसके बाद वेयर द रिफंड क्लेम, उसके बाद हाँ एक और चीज, ट्रांसफर कर सकते हो इस हेड से उस हेड में, उस हेड से इस हेड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यही 3 पॉइंट है इसके अंदर, बाकी सब बकवास है, ठीक है। 3 ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बाकी सब क्या है, बकवास। Where the refund claimed by a person is rejected either fully or partly, the amount debited earlier shall be credited to electronic cash ledger. देखो जब रिफंड क्लेम करोगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक कैश से पैसा हट जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। लेकिन किसी कारण तुम्हारा रिफंड रिजेक्ट हो गया या तुम खुद ही विड्रॉ कर लिए तो वापस पैसा कहाँ चल जाएगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखने लगेगा। आ गया समझ में। अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का फोटो दिखाया है कैसे रहता है, समझ गए। देखो क्या है, ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, ठीक है। 26/6/2017 को रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, अमाउंट जमा किया 3 रुपया IGST, 7 रुपया CGST, 1 रुपया SGST और 2 रुपया सेस जमा किया, ठीक है। उसके बाद 28/6/17 को फिर जमा किया है वो 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया, समझ गए। इसको तुम एज अ PDF निकाल सकते हो, एज अ एक्सेल भी निकाल के देख सकते हो। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जहां बस 3 ही पॉइंट था। पहला पॉइंट, इसका इस्तेमाल टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट, ठीक है, सबके लिए हो सकता है। दूसरा, एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में या एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो पैसा। तीसरा, रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर एक्सेस पड़ा हुआ है तो। समझ में आ गया। तो 3 ही तुम्हारा मेजर पॉइंट था। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सबसे सिंपल चीज है। जब भी इनपुट जो तुम क्लेम करते हो या अवेल करते हो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। वहां जाकर क्रेडिट हो जाएगा, समझ गया। तुम्हारे बुक में क्या होगा, डेबिट, याद रखना, तुम्हारे बुक में डेबिट रहेगा, GST के बुक में क्रेडिट रहेगा। क्यों, क्योंकि GST के लिए वो एक लायबिलिटी है जो देना है तुमको देना है, उसको तुम यूटिलाइज करोगे, तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है वो, तुमको यूटिलाइज करने के लिए GST देगा। तो इसलिए जब तक तुम यूटिलाइज ना करो तब तक वो GST पोर्टल के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। इसलिए इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तुम्हारा क्रेडिट मेरे पास कितना है, ठीक है, जो तुम यूटिलाइज करोगे। तो वही लिखा, एक्ट प्रोवाइड दैट सेल्फ असेस्ड ITC बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, पूरा नाम उसका, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर था, कैश का डाटा, और सी इनपुट का डाटा इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। दिस इज टू बी मेंटेन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। समझ गए? इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द मंथली रिटर्न बी रिफ्लेक्टेड इन द आरटीसी लेजर। सेल्फ असेस्ट तो कर सकते हो, पर बेसिकली होता कुछ नहीं है। जीएसटी या 2E में जो दिखता है वही क्लेम करना रहता है, उससे एक्सेस क्लेम करने पे वो रेड हो जाता है। ठीक है, खैर द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑफ ओनली टैक्स। देखो ध्यान दो क्या लिखा है, ओनली टैक्स। समझ में? इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टैक्स के पेमेंट में हो सकता है, ना ही तुम इसका इस्तेमाल इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो, ना तुम इसका इस्तेमाल लेट फी के लिए कर सकते हो, ना तुम इसका इस्तेमाल पेनल्टी के लिए कर सकते हो, ना तुम इसका इस्तेमाल अदर अमाउंट के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आरटीसी फॉर टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब the amount available in electronic credit ledger may be used for making any payment toward the output tax। ऑब्वियस सा बात है, सिर्फ टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट के लिए होगा अंडर CGST, SGST, UTGST और IGST। It is pertinent to note that output tax as defined in section 18 in relation to a taxable person, the tax chargeable under this act on taxable supply of goods or service made by him, but exclude the tax payable by him on reverse charge basis। Thus, ITC available electronic credit ledger cannot be utilized for tax payable under RCM। अब ध्यान दो, हम ITC का इस्तेमाल RCM के अंदर टैक्स पे करने के लिए नहीं कर सकते। इसके पीछे एक प्रॉपर कहानी और कॉन्सेप्ट है जो तुम समझ में आ जाएगा तुमको, क्यों नहीं इस्तेमाल करते। सवाल आता है क्यों नहीं कर सकते, अब समझो। नॉर्मल केस में क्या होता है, थोड़ा कर लेते हैं। ये सप्लायर है, ठीक है, और ये रिसिपिएंट है। होता क्या है, अगर ये रेगुलर आरसीएम नहीं होता तो क्या होता, ये बंदा इस बंदे को पेमेंट करता सप्लाई के लिए, जो भी सप्लाई होता है गुड्स या सर्विस एज द केस में भी, प्लस जीएसटी पे करता। ठीक है, ये बंदा जीएसटी और 1 का रिटर्न भरता और जीएसटी रिटर्न बताता कि इस बंदे से मुझसे सामान खरीदा है। जैसे जीएसटी और 1 भरता, वहां भी बताता टैक्सेबल वैल्यू क्या है और उस पर जीएसटी क्या पे होगा। ठीक है, ये जीएसटी जब इसने पे किया तब ये बंदा 1 भरता और 1 भरने के बाद वो इसके पास आता 1 और इसके जीएसटीआर 2A में दिखता और उसके बाद जीएसटीआर 2B में दिखता और फिर वो जो जीएसटी पे किया था उसका ये आईटीसी अवेल करता। ठीक है, नॉर्मल केस ये चीज होता। तो आईटीसी बेसिकली है क्या, आईटीसी तो वही है ना जो मैंने पहले पे कर दिया। मैंने जो जीएसटी का पैसा पहले पे कर दिया अपने पॉकेट से, अपने खर्चे पे मैंने एक अमाउंट पे कर दिया। और जीएसटी है क्या, जीएसटी मतलब क्या होता है, बर्डन किस पे आना चाहिए, द लास्ट कंज्यूमर। ठीक है, इसलिए क्या करता है डिपार्टमेंट, बोलता है ठीक है तुम जीएसटी अभी दे दो, हम तुमको आईटीसी के रूप में वापस कर देंगे। जब तुम्हारा लायबिलिटी बनेगा बाद में तो तुम उस आईटीसी का यूज कर लेना और जो पैसा एक्स्ट्रा होगा वो बस जमा करना जो तुमने कलेक्ट किया। बाय द वे यहाँ पे इसने 18 रुपए दिए, ठीक है, कस्टमर से 20 रुपए लिए क्योंकि प्रॉफिट जोड़ने के बाद 20 रुपए जीएसटी बना। तो जमा तो कस्टमर का वो 2 ही रुपया करेगा ना, बाकी 18 रुपए को पहले जमा कर चुका है तो वो 18 कस्टमर से निकाल लेगा और बस 2 रुपए जमा करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बस 2 ही रुपए जमा करेगा कैश लेजर के थ्रू, बस 2 रुपया जमा करेगा। क्यों, क्योंकि 18 रुपया पहले ही जमा कर चुका है। तो ये नॉर्मल केस में क्या था कि इसने जीएसटी का पेमेंट किया अपने सप्लायर को, उसने रिटर्न भरा तो मेरे आईटीसी में आया। लेकिन आरसीएम के अंदर क्या होता है, आरसीएम के अंदर होता है ये सप्लायर है, ठीक है, ये रिसिपिएंट है। जब ये इसको पेमेंट करता है, सिर्फ पेमेंट देता है, गुड्स या सर्विस जो भी केस हो सिर्फ पेमेंट करता है, सिर्फ उसके सर्विस का पेमेंट करता है। बाकी जीएसटी जो है वो ये खुद भरता है। ठीक है, इसका लायबिलिटी है जीएसटी के भरने का। जीएसटी भरने का लायबिलिटी किसका है, आरसीएम के अंदर जीएसटी भरने का लायबिलिटी इसका है।
तो इसे इसने जब जीएसटी का पैसा इसे दिया ही नहीं, जीएसटी का पैसा दिया ही नहीं, तो ये बंदा भी रिटर्न भरने के टाइम जीएसटीआर 1 में उस ऑप्शन को टिक कर देता है जहां लिखा रहता है वेदर सप्लाई इज आरसीएम। ठीक है, तो जब ना इसने पैसा दिया ना इसने अब तक पैसा दिया, तो फिर आईटीसी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये नहीं समझा। पहले ये जमा करे, मतलब पहले ये कैश, यहाँ कैश गया था, यहाँ जीएसटी कैश के रूप में गया था, यहाँ जीएसटी कैश के रूप में नहीं गया है, यहाँ बस इसने गुड्स का पेमेंट किया है, सर्विस का पेमेंट किया है। जब यहाँ जीएसटी गया ही नहीं उसके पास, ठीक है, उसने जीएसटी का पेमेंट कैश में किया ही नहीं, तो फिर आईटीसी का इस्तेमाल करके अगर आरसीएम के अंदर वो कर दे, ठीक है, तो उस केस में तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स मिला ही नहीं इस सर्विस का, इस सर्विस का टैक्स गवर्नमेंट को या उस गुड्स का टैक्स गवर्नमेंट को मिला नहीं, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? बोलेगी ना ना ऐसे नहीं होगा, आप आरसीएम के अंदर कोई भी सप्लाई है, क्योंकि लायबिलिटी पे करने का काम इसका है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जीएसटी भी इसको पे करता कैश में और ये बंदा जमा करता, समझ गए? जीएसटी भी कैश में पे करता, ये बंदा जमा करता, क्योंकि इसने अब जीएसटी इसे नहीं दिया तो इसने बस जीएसटीआर 1 में आरसीएम के अंदर बॉक्स को टिक कर दिया, तो अब क्या होगा? तो अब बोला गया कि अब रिसिपिएंट ही कैश में जमा करे पहले, तो पहले रिसिपिएंट कैश में जीएसटी जमा करेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब आरसीएम के अंदर जो पेमेंट होगा टैक्स का वो कैश में होगा, उसके बाद इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। नहीं समझे? मतलब ये जो फ्लो था ना, इस फ्लो को थोड़ा क्या किया गया, कहा गया सिंपली कि रिसिपिएंट जीएसटी जमा करे कैश में आरसीएम के अंदर और उसके बाद फिर आईटीसी अवेल कर ले उस अमाउंट का। तो इसलिए जब भी आप आरसीएम में टैक्स पे करोगे तो आरसीएम में टैक्स कैश में पे होगा और उसके बाद आप उसका आईटीसी अवेल कर लो। समझ गए? वो जब जाओगे तो जीएसटीआर 3 के अंदर रहता है, वहां जैसे ही आरसीएम में टैक्स डालोगे ना तो अपने आप को फिर लायबिलिटी इंक्रीज कर देगा, साथ ही साथ तुमको लायबिलिटी पेड थ्रू कैश भी इंक्रीज हो जाएगा और तुम्हारा आईटीसी भी इंक्रीज कर देगा उस अमाउंट से। ठीक है, मतलब बस ये जो प्रोसेस है ना, ऐसे नहीं फ्लो करके ऐसे फ्लो कर रहा है कि जीएसटी तुम कैश में दो और फिर आईटीसी लो। यहाँ क्या था, तुम जीएसटी इसे दो कैश में और ये जो रिटर्न भरेगा तो आईटीसी लो। ठीक है, तो वही चीज है। तो आरसीएम के अंदर अगर टैक्स लायबिलिटी है तो वो कैश में ही पे होगा, हाँ तुम बाद में उसे एज आईटीसी अवेल कर सकते हो। अब आईटीसी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो काफी इजी है। ये समझने थोड़ा दिक्कत होगा पर समझना बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर मेरे आईटीसी में आईजीएसटी का बैलेंस है, सबसे पहले आईजीएसटी का यूज आईजीएसटी के लिए होगा। ठीक है, अगर कुछ बच गया तो उसका यूज सीजीएसटी के लिए भी हो सकता है, एसजीएसटी के लिए भी हो सकता है, किसी भी प्रपोर्शन में। कहने का मतलब 100 रुपया बच गया तो हो सकता है 80 इसके लिए करो, 20 इसके लिए करो, हो सकता है 100 इसके लिए करो, 0 इसके लिए करो, हो सकता है 0 इसके लिए करो, 100 इसके लिए करो। समझ गए? हो सकता है 20 इसके लिए करो, 80 इसके लिए करो, तुम्हारी इच्छा है। तो सबसे पहला इस्तेमाल आईजीएसटी का आईजीएसटी के लिए होगा। अगर कुछ बच गया तो उसका इस्तेमाल सीजीएसटी और एसजीएसटी में किसी रूप में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? सीजीएसटी का पहला इस्तेमाल सीजीएसटी के लिए ही होगा, सीजीएसटी के लिए ही होगा। अगर कुछ बच गया, सॉरी सीजीएसटी के लिए होगा, 1 यहाँ है, सॉरी गलती हो गया, सीजीएसटी के लिए ही होगा पहला इस्तेमाल। अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी के लिए होगा। समझ गए? और सीजीएसटी का इस्तेमाल एसजीएसटी के लिए कभी नहीं होगा। तो सिंपल क्या कहना है कि अगर सीजीएसटी है, आईजीएसटी की सरकार ने कहा ठीक है मेरा पैसा है, सीजीएसटी में मेरा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये दोनों पैसा किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आईजीएसटी के लिए कहा ठीक है पहले मेरे लिए यूज कर लो, कुछ बच जाता है तो कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीजीएसटी के लिए कहा पहले, लेकिन सीजीएसटी का पहला इस्तेमाल मेरे लिए नहीं करो, अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी के लिए कर लो, लेकिन एसजीएसटी के लिए कहीं मत करना। एसजीएसटी के लिए कहा गया, यूटीजीएसटी में यूनियन टेरिटरी के लिए कहा गया कि पहले तो एसजीएसटी के लिए करो, एसजीएसटी का पैसा, अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी के लिए कर लो।
तो हम CGST और SGST का पैसा IGST के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक और कंडीशन है SGST के साथ, आगे देखोगे। चलो आगे देखते हैं, रीड करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा तुम लोगों को। अगर IGST का पैसा है, ठीक है, तो पहला सबसे फर्स्ट यूटिलाइज कहाँ होगा? IGST के लिए। अगर कुछ बच गया तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो CGST के लिए, SGST के लिए, किसी भी प्रपोर्शन में, ठीक है। Entire ITC of IGST to be fully utilized first before the ITC of CGST or SGST can be utilized, ठीक है, समझो। अब IGST का पैसा, ये ध्यान दो, अगर IGST का पैसा कुछ बच गया तो सबसे पहले क्या करना है? फुल्ली यूटिलाइज करना है। फुल्ली यूटिलाइज करना है, 100 रुपये जो बच गया था वो पहले पूरा खत्म होगा, उसके बाद ही तुम CGST और SGST का पैसा यूज कर पाओगे। नहीं समझे? समझो, IGST में पड़ा हुआ था 200 रुपया, ठीक है, हमने 100 रुपया इस्तेमाल कर लिया IGST के लिए, ठीक है। CGST में पड़ा हुआ था 50 रुपया और SGST में पड़ा हुआ था 50 रुपया, और मेरे CGST और SGST का लायबिलिटी 50 रुपया ही है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो। तो क्या मैं CGST को यूज कर लूँ CGST के लिए और SGST को SGST के लिए? नहीं, सबसे पहले मुझे IGST का इस्तेमाल करना है। Entire ITC of IGST is to be utilized first before utilizing the ITC of CGST और SGST, समझ गए? सबसे पहले तुमको IGST का सारा रुपया खत्म कर देना है, उसके बाद ही तुम CGST का इस्तेमाल CGST के लिए कर सकते हो, SGST का इस्तेमाल SGST के लिए कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, गलती, उल्टा बोल गया, लग रहा वही सोचूंगी ऐसा क्या बन रहा, रॉन्ग, गलत हो गया ये, सॉरी, समझो फिर समझना। Entire ITC of IGST is to be fully utilized first before the ITC of CGST और SGST can be utilized। कहने का मतलब यहाँ जो है तुम्हारा ये सेकंड, देख रहे हो, और ये जो सेकंड है ये कब होगा? जब ITC of IGST नहीं बचेगा तभी होगा। नहीं समझा? मतलब अगर IGST में 10 रुपया भी बचा हुआ है तो पहले उसको IGST के लिए यूज करो। ऐसा नहीं कि CGST में पैसा बहुत ज़्यादा है तो तुम क्या सोच रहे हो कि CGST का ही पैसा यूज कर लेते हैं IGST के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं समझे? कहने का मतलब इंटायर ITC ऑफ IGST इज टू बी फुल्ली यूटिलाइज फर्स्ट। जब तक ITC का पूरा बैलेंस खत्म ना हो जाए तब तक तुम CGST का इस्तेमाल या SGST का इस्तेमाल नहीं कर सकते IGST के पेमेंट के लिए, ये कहना चाह रहा है। अब ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था वहां पे, सॉरी उसके लिए। समझ में आ गया क्या है? जब तक IGST पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक तुम CGST और SGST का इस्तेमाल IGST के लिए नहीं कर सकते। Available CGST credit ledger shall be first utilized for payment of CGST. Remaining amount if any will be utilized for payment of IGST। अगर CGST का पैसा सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होगा? CGST के लिए। कुछ बच गया IGST का लायबिलिटी है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। SGST का इस्तेमाल, FDGST का इस्तेमाल सबसे पहले किसके लिए होगा? SGST के लिए, FDGST के लिए। अगर कुछ बच गया तो IGST के लिए हो सकता है, लेकिन अगर CGST में कोई पैसा बचा हुआ है तो पहले उसका इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि IGST जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और CGST का पैसा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो बोलता है पहले CGST खत्म करो, पहले मेरा स्टेट का पैसा काहे खा रहे हो? स्टेट का पैसा है तो स्टेट का पैसा कब खाने का? अगर CGST में पैसा नहीं बचा, IGST में लायबिलिटी बचा हुआ है, सेट ऑफ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? SGST का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि CGST पूरी तरह खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है सिंपल क्या, IGST का इस्तेमाल पहले IGST के लिए होगा, उसके बाद CGST SGST किसी के लिए हो सकता है, उसके बाद CGST का इस्तेमाल सबसे पहले CGST के लिए होगा, उसके बाद IGST के लिए हो सकता है, लेकिन कब? अगर IGST का बैलेंस नील हो गया हो। IGST का बैलेंस क्या हो गया हो? नील हो गया हो।
SGST का इस्तेमाल सबसे पहले SGST के लिए होगा, लेकिन SGST का इस्तेमाल IGST के लिए हो सकता है। शर्त क्या है कि IGST का बैलेंस भी नील हो गया हो और CGST का बैलेंस भी नील हो गया हो। समझ गए? यहाँ पे क्या है, IGST का बैलेंस भी नील हो गया हो, CGST का बैलेंस भी नील हो गया हो, तभी SGST का इस्तेमाल IGST के लिए हो सकता है। CGST का इस्तेमाल IGST के लिए हो सकता है अगर IGST का बैलेंस नील हो गया हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस नील हो गया हो। IGST का इस्तेमाल IGST के लिए हो सकता है और CGST SGST के लिए भी हो सकता है। उसके बाद CGST का इस्तेमाल SGST के लिए नहीं होगा और SGST का इस्तेमाल CGST के लिए नहीं होगा। अब ये रूल 86 या रूल 86 भी, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान देना। In case the commissioner or an official authorized by him in this behalf not below the rank of assistant commissioner has reason to believe that ITC available in electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible, he may, after recording reason in writing, prohibit the use of ITC for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilized amount। समझ में आ गया? अगर कमिश्नर को लगता है कि तुमने जो ITC अवेल किया वो गलत है, फेक ITC है, या तुम एलिजिबल नहीं थे फिर भी तुमने अवेल किया है, तो उस केस में रीजन लिखित में दे के बोलेगा तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? अब ये क्या है, रूल 86 भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं अभी इसमें, तो इसमें ध्यान रखना। रूल 86 भी कहता है कि अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बहुत पैसा पड़ा है, बहुत पैसा पड़ा है, फिर भी तुम सिर्फ 99% ही यूज कर सकते हो। समझ में आया? फिर भी सिर्फ तुम 99% ही यूज कर सकते हो उसका लायबिलिटी को पे करने के लिए। पर ऐसा क्यों? बोला नहीं, ऐसा होगा लेकिन सबके लिए नहीं है, सर्टेन पर्सन के लिए है। वो सर्टेन पर्सन कौन है आगे देखेंगे, ठीक है? समझो यहाँ पे अगर मेरे पास 100 रुपया पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बस 99 रुपया का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर 100 रुपया पड़ा हुआ है तो मैं बस 99 रुपया ही यूज कर सकता हूँ टैक्स का पेमेंट करने के लिए, बाकी 1 रुपया मुझे कैश में जमा करना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? तो कहा इस केस में, इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम्प्ट सप्लाई, मैंने सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का, अगर सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू जो है एक्सीड कर जाएगा 50 लाख से उस महीने में। समझ में आया? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 50 लाख। अगर ऐसा केस है किसी मंथ में, अगर तुम्हारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड कर गया 50 लाख को, तो भले तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ITC हो, इतना ITC हो कि तुम्हें कैश में पैसा जमा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी तुम्हें जमा करना पड़ेगा अगर तुम्हारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लाख है। अदर मैंने कि हो सकता है कि टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई हो, तब 50 लाख, तब कोई दिक्कत नहीं है। उसका मान लो फॉर एग्जांपल टैक्सेबल सप्लाई 45 लाख का है, ठीक है, और एग्जाम्प्ट सप्लाई 6 लाख का है, तो बोलोगे कॉमन लाख हो गया, क्या इस केस में अप्लाई होगा? तो नहीं, इस केस में अप्लाई नहीं होगा। ये टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख के ऊपर होना चाहिए। अगर ये टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख के ऊपर है, अगर टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख के ऊपर है, तो उस केस में तुमको 1% कैश में जमा करना है टैक्स लायबिलिटी का, भले तुम्हारे पास अथाह क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हो, ठीक है? कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? Other aspect of electronic credit ledger, in case any discrepancies in notice in the electronic credit ledger, the registered person shall communicate the same to the officer signing jurisdiction, जो उसका jurisdiction में है ऑफिसर, उससे जाकर बात करे अपना, ठीक है? No entry shall be made directly in electronic credit ledger under any circumstances except as provided in the provision. CBI shall provide clarification regarding utilization of the amount available in the electronic credit ledger, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटी। अब कुछ इशू था उसके बारे में बताया है, अब देखते हैं क्या क्या इशू आया था। वेदर द अमाउंट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द GST लॉ। In section 94, the amount of electronic credit ledger may be used for making any payment toward output tax under the GST Act or the GST Act, subject to a provision relating to the order of utilization of ITC as related 49B। अब इस बात है पढ़े हम लोग, IGST का इस्तेमाल IGST के लिए होगा।
सबसे पहले, फिर CGST SGST के लिए होगा वही सब चीज़ें। 49B read with rule 88A, rule 86(2) provide for debiting of electronic credit ledger to the extent of discharge of any liability in accordance with the provision of section 49, 49A, 49B. Further, output tax in relation to a taxable person is defined in section 282 as tax chargeable on taxable supply of goods or service or both, but exclude taxable on reverse charge mechanism. वही सब बकवास ऊपर पढ़ा था हमने। Accordingly, it is clarified that any payment toward output tax is self-assessed in a return or payable as a consequence of any proceeding instituted in the GST law can be made by utilization of amount available electronic credit ledger or registered person। समझो, ये मेन चीज है। सवाल बेसिकली क्या था ना कि सर वो जो डिमांड में आप भेजे हैं टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, डिमांड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग, डिमांड में अगर जो भेजे हैं, ठीक है, क्या उसमें भी ITC का यूज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस का यूज कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, सिर्फ टैक्स के लिए, सिर्फ टैक्स के, जब तक टैक्स का बात हो। हाँ, अगर उस डिमांड के अंदर इंटरेस्ट पेनल्टी का बात हुआ है तो उसके लिए नहीं। ठीक है, where the amount available electronically can be used for making payment of any liability other than tax under GST law, नहीं कर सकते, पता है हम लोग को, समझ गया, पता है ना। whether the amount available electronic credit मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में पड़ा हुआ पैसा का क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं अदर देन टैक्स के लिए? नहीं कर सकते, पता है। As section 49 for electronic credit can be used for making the payment of output tax only under CGST Act or GST Act, it cannot be used for making payment of any interest penalty। बस काम का तो वही सेम चीज। ये इशू था, पता नहीं कौन किस गधे ने इशू रेज किया था, जिस गधे ने भी किया हो। Whether the amount available in electronic cash ledger can be used for making payment of any liability under GST law। अब कैश लेजर का पैसा तो क्या ये सब इशू है? कौन इशू ऐसा इशू जनरेट किया है यार? कभी पर पढ़ा हमने? कैश लेजर का पैसा तो यूज कर ही सकते हैं ना, कहीं भी कर सकते हैं, किसी चीज के लिए कर सकते हैं, लेट फी के लिए कर सकते हैं, टैक्स के लिए कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं, पेनल्टी के लिए कर सकते हैं, किसी चीज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कॉमन पॉइंट है, रीड कर लेना, काम देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? डेट, रेफरेंस नंबर, टैक्स पीरियड मई 21, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, डिस्क्रिप्शन ब्लॉक्ड, डेबिट ये कट गया, क्रेडिट ये काम खत्म। ठीक है, स्ट्रेस जल्दी नहीं रहता है, जल्दी नहीं रहता। अब है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, तो इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे।